हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। हेलो बच्चों पार्टी, दिस इज अर्चना राठी। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। हेलो। आई एम गुड बेटा, आई एम गुड। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से बच्चे? नाइस, गुड। चलो फिर, तो सारे बच्चे नो बैकलॉग। हर एक क्लास में मैडम एक ही बात बोलेंगी, नो बैकलॉग। जो बच्चे हर दिन नए आ रहे हैं बेटा, वो कोशिश करें पिछला बैकलॉग फटाफट से निपटा दें, क्योंकि वो बहुत परेशान करता है किसी भी तरह एक्स्ट्रा मेहनत करके। तो कल का होमवर्क सबने किया, डीपीपी सबने की, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो सबने किए, मॉड्यूल से क्वेश्चन किए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए और अपना एनसीईआरटी रीड करी। ये सारे होमवर्क आपको डेली बेसिस पे करना है बेटा, ठीक है? करे ना? चलिए, मिश्री से मिलना है, मिलाएंगे मिश्री से। बेटा आपके 2-3 इशू थे, मैंने बात करी है। पीडब्ल्यू का जो मॉड्यूल है, एक दो बच्चों ने मुझे चैट बॉक्स में लिखा कि मैम उसके जो क्वेश्चन है वो हमारे पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर से मैच नहीं कर रहे, तो इसके चलते मैंने अपने खुद के लिए एक मॉड्यूल मंगाया है हार्ड कॉपी, जो कल तक मेरे पास आ जाएगी। तो कल का जो हमारा लेक्चर होगा बेटा, वो बॉटनी का नहीं होगा, वो जूलॉजी का होगा, क्योंकि सर को यूट्यूब पे कुछ क्लासेस लेनी है। तो कल मेरी क्लास वो लेंगे और आगे आने वाली थर्सडे फ्राइडे वाली क्लास मैं लूंगी सर की। तो इसका मतलब मेरे पास परसों की क्लास तक मॉड्यूल आ जाएगा, तो फिर उससे मैं एक बार चेक करके देखूंगी कि क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि मैं जो आपको शेयर कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर, वो एक लिंक से शेयर कर रही हूँ, तो शायद कुछ गड़बड़ हो या कुछ हो, लेकिन कल की क्लास से, फिर अगली क्लास से उसको फिक्स कर देंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चों को मैंने कमेंट सेक्शन में देखी, वो थी कि एक और प्रॉब्लम क्या थी, भूल गई। भूल गई। एक तो मॉड्यूल वाली प्रॉब्लम थी सेट, हाँ, पोल नहीं आ रहा। तो मैंने टेक टीम से बात कर ली है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ बच्चों को पोल दिखाई नहीं दे रहा। तो टेक टीम ने बोल दिया है कि मैम विल फिक्स इट एज सुन एज पॉसिबल। तो ये 2 प्रॉब्लम मैंने चैट कमेंट उसमें देखी सेक्शन में, तो ये दोनों ही मैंने सॉल्व कर दिए। आगे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताना बेटा, शेयर करना, उसको सॉल्व करेंगे। कल हॉलीडे, कल हॉलीडे क्यों है भाई? कल क्या है? कल छुट्टी क्यों है? कल छुट्टी क्यों है? मुझे तो नहीं लगता छुट्टी है। कल हॉलीडे है, पता नहीं यार। हमारे लिए तो सारे दिन एक जैसे हैं। जिस दिन आप लोगों से छुट्टी मिलती है उस दिन मदर डे रहता है घर में, तो हमारे लिए तो संडे वनडे सब एक जैसा है। चलो कोई ना, छुट्टी हो चाहे ना हो, पर मुझे नहीं लगता कल छुट्टी है। कल आपकी जूलॉजी क्लास होगी और फिर थर्सडे फ्राइडे मेरे साथ क्लास होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप दोनों प्रॉब्लम बच्चों की सॉल्व हो गई हैं और अगली और क्लासेस में और भी सॉल्व हो जाएंगी। तो कल की क्लास में हमने क्या किया था बेटा? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल वॉल को, और सेल वॉल में मैंने आपको काफी सारी बातें बताई थी। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। प्राइमरी सेल वॉल सेल के पास हमेशा से ही होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो बाद में बनती है, इनर टू द प्राइमरी वॉल, राइट? चलो 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 चलो, आ जाओ मेरे बच्चों। आज हमें डिस्कस करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन वो डिस्कस करने से पहले मैं जो मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए थे वो डिस्कस करूंगी। तो रेडी हो जाओ, स्टार्ट कर दो। चलिए पोल स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने ये स्टार्ट कर दिया पोल, और फटाफट से जवाब दो। अ प्लांट सेल हैज, एक प्लांट सेल के पास क्या होता है? सेंट्रोसोम, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, या फिर बोथ ए एंड बी? फटाक से जवाब दो जल्दी से। ये मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि उनको दिखाई नहीं देता है पोल, आगे आने वाली कुछ क्लासेस में बेटा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मैं कंटिन्यूअसली इस इशू को टेक टीम के साथ शेयर कर रही हूं, ओके? या ऐसा भी हो सकता है कई बार कि हमें चलाना नहीं आता, हमें दिखाई नहीं देता, तो अगर आपके एंड से कोई दिक्कत है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि पोल कैसे दिख रहा है, तो वो भी शेयर करना, वो भी फिर उसको भी रिजॉल्व करेंगे। चलिए तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। 72% बच्चों ने आंसर दिया है सी। सबसे तेज आंसर दिया है ऋषितांश, सम्यक, शाहजाहिद, शजान, वेरी गुड। चलिए तो ऋषितांश और सम्यक
ये दोनों मैं नोटिस कर रही हूँ कि कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन डीपीपीज ऑल्सो, सो वेरी गुड बेटा, ऐसे ही करते रहो, अच्छा परफॉर्म करते रहो। चलिए, तो हाँ, इसका आंसर होगा प्लास्टिड्स। सेंट्रोजोम यानी कि सेंट्रियोल का पैर, वो तो होता ही नहीं है प्लांट सेल के पास, एनिमल सेल के पास होता है। लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, नो, एक प्लांट सेल में सेंटर पर बड़ा सा वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस तो पेरिफेरल होता है, आप जानते हो पेरिफेरल मतलब न्यूक्लियस तो साइड में होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था, पोल स्टार्ट करते हैं, फटाफट से जवाब देंगे मेरे बच्चों। मैंने आपको कल 3 स्टेटमेंट दी थी, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांट के बतानी है, तो बताओ जल्दी से कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर लिख दो। हाँ, मैंने एक और इशू बच्चों ने बोला था क्लास में कि मैम हमारा जो मॉड्यूल है वो अभी तक नहीं आया है, तो वो भी पहुंच जाएगा बेटा। मैंने ये भी इशू बच्चों बता दिया है टीम को कि कुछ बच्चों के पास अभी मॉड्यूल नहीं पहुंचा है, इसको जल्दी से जल्दी पहुंचाएं क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएंगे, उनका प्रोसेस डिले हो जाएगा, तो वो भी उन्होंने नोट कर लिया चीज, जल्दी से जल्दी आपको मिलेगा मॉड्यूल। तो जितने भी इश्यूज आप चैट बॉक्स में लिखते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिखते हो, वो सारे मैं नोट करती हूं और बताती हूं आगे, तो वो रिजॉल्व होंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो आ जाइए देखते हैं पोल का रिजल्ट क्या रहेगा। 44% बच्चों ने आंसर दिया है डी, मैं बनूंगा डॉक्टर। ओके, ठीक है बेटा, बन जा, हम भी चाहते हैं कि तू डॉक्टर बने पर अभी के लिए तो अपना असली नाम लिख रहे, नहीं तो मैं बता कैसे पाऊंगी। चलिए, तो ये हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं, यस आंसर होगा डी। लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रही हूं बेटा कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पोल का सही जवाब दे रहे हैं पोल में। मतलब जब आई वॉज इन अनदर बैच, जब पिछले साल मैं अर्जुना बैच पढ़ा रही थी, तो उसमें 80% 85% बच्चा ये सही जवाब देता था, लेकिन इस बैच में 50% बच्चा, 55% 60%, यानी कि बाकी के बच्चे क्या कर रहे हो बेटा। मैं चाहती हूं 100% बच्चा, 90% बच्चा, 95% बच्चा, ऐसे पोल में रिजल्ट आए। मैम क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दिया करिए, अबे बुड़बक, कब चपेड़ पड़ेगा, 30 सेकंड बहुत होते हैं, 30 सेकंड, एक क्वेश्चन भी 1 मिनट लगाएगा तो बताइए कितने क्वेश्चन हो गए, 180 मिनट, गोले कब भरेगा। पेपर कितने घंटे का होता है, 5 घंटे का। पेपर कितने घंटे का होता है, एक बच्चा लिख रहा है मैम क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दिया कीजिए। जब तक मैं तुम्हें 30 सेकंड हटती हूं, देके पूरा 30 सेकंड देती हूं मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के, जब तक मैं हटती हूं मैं क्वेश्चन को 4 बार पढ़ लेती हूं। अब तू ये बता, एक क्वेश्चन पे अगर 1 मिनट लगाएगा तो फिर 180 क्वेश्चन में 180 मिनट लगाएगा, 5 घंटे का पेपर देगा। स्पीड बढ़ाओ। और ये क्वेश्चन तुम होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हो, मैं गधाऊ, होमवर्क के क्वेश्चन ये तुम्हें अचानक से नहीं दिख रहे हैं। अगर होमवर्क के क्वेश्चन में तुम पोल में सिर्फ 50% बच्चे आंसर सही दे रहे हो तो क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे तुम लोग। और मैं बता रही हूं, जो बच्चा सीरियस नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, भगवान भी उतर के नहीं करवाएगा, चाहे तुझे बुरा लग जाए मेरी बात का। मेरे को 2 गाली दे दियो तू, कैसी मैडम है, लेकिन मैं सच्चाई बोल रही हूं। जो बच्चा आज से पहले दिन से सीरियस नहीं है, अच्छे से अपना काम नहीं कर रहा है, वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है। जब तक मुझे जितने परसेंट बच्चे पोल का आंसर सही दे रहे हैं, जितने परसेंट बच्चे आंसर सही दे रहे हैं चैट बॉक्स में, तो फिर वही सिलेक्टेड है बेटा। और होमवर्क का क्वेश्चन सही नहीं बता पा रहे, बताओ हद है। एकदम से अगर कोई अचानक से नया क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आऊं फिर क्या होगा। होमवर्क का क्वेश्चन सिर्फ 50% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, नहीं पढ़ रहे बेटा तुम लोग। पता है ये सब चीज देख के टीचर भी डिमोटिवेट होता है, उसे लगता है हम तो इतनी जान लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, क्या फायदा यार। टीचर की भी एनर्जी डाउन होती है बेटा। इससे तो 11th क्लास के बच्चे परफॉर्म करते हैं, इतने डेडिकेटेड होते हैं, हर एक पोल में 80 80 85 90% बच्चा सही जवाब देता था अर्जुना बैच में। तुम क्या कर रहे हो। वो बताओ, एक बच्चा पूछ रहा है आप होमवर्क के क्वेश्चन कहां देते हो, बताओ। इसको अभी तक यही नहीं पता कि मैं होमवर्क के क्वेश्चन कहां देती हूँ। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गई हूं कि जब आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, लेक्चर खत्म होगा आज का लेक्चर खत्म होने के बाद आपको लेक्चर दिखाई देगा, उसके बगल में लिखे रहते हैं नोट्स ऑफ दिस लेक्चर। उस नोट्स को, उस लेक्चर के नोट्स खोलोगे तो आपको होमवर्क दिखाई देगा।
कैसी बात करते हो बेटा तुम लोग? मतलब जो तुम डाउट्स लिखते हो ना, कभी कभी मैं डाउट्स भी पढ़ती हूँ, मुझे इतना हंसी आती है, इतने बेवकूफी भरे सवाल लिखते हो। और कुछ बच्चे तो पूरा टॉपिक लिखते हैं, मैम ये रिपीट कर दीजिए। ये कोई ऑफलाइन क्लास थोड़ी ना है बेटा, ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, पूरे साल रहेगा। आप कभी भी उसे बार बार रिपीट करके तब तक समझो उस टॉपिक को जब तक आपको वो समझ में ना आए। मैं अगर उसे दोबारा रिपीट करूंगी तो वही तो बताऊंगी जो मैंने पहली बार बताया, और उसे आप बार बार देख सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर में। हाँ, कुछ बच्चों को अभी तक यही नहीं पता कि क्वेश्चन, ये होमवर्क कहाँ मिलता है। क्या कर रहे हो तुम बेटा? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कहाँ हो? जाग जाओ। गुड मॉर्निंग। सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे इतने गधों की तरह। अगर रहोगे दुनिया से बाहर ही रहोगे, अपनी दुनिया में सोते रहोगे, तो क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा? ये मतलब ड्रॉपर के बच्चे से एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी जब लेक्चर खत्म होगा, ये नोट्स तुम्हें शेयर होते हैं तुम्हारी ऐप के ऊपर, उसमें लेक्चर के एंड में होमवर्क स्लाइड देती हूं मैं, उससे पहले वाली स्लाइड्स में क्वेश्चन होते हैं। अगर दोबारा किसी बच्चे ने सवाल पूछा, यहीं से चपाड़ फेंक के मारूंगी भी। पढ़ लो बेटा, जाग जाओ थोड़ा, पढ़ लो। पोल में सही जवाब दे दो। मतलब लिटरली दया आती है फिर उन बच्चों पे, वो रोते हैं फिर एंड में, मैम हमें डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी सोते रहेंगे। अभी ऐसे अटपटे सवाल पूछेंगे, मैम डीपीपी कहाँ होती है, मैडम लेक्चर के नोट्स कहाँ होते हैं, उन्हें यही नहीं पता अभी तक। कमाल है। चलिए, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैव ओनली प्राइमरी वॉल, गलत। कल ही हमने आपको बताया था बेटा कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उनमें भारी मोटी, आप ये हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उनमें प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ बहुत मोटी सेकेंडरी वॉल जमा हो जाती है लिग्निन की। याद है जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते थे, स्क्लेरीड्स वगैरह, तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में अंदर की तरफ बहुत भारी मात्रा में लिग्निन जमा हो जाता था। तो वो भारी मात्रा में प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ जो लिग्निन जमा हो जाता था वो क्या है? वो सेकेंडरी वॉल ही तो है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में, जाइलम में, फ्लोयम में, कॉलनकाइमा में, सबके पास सेकेंडरी वॉल है। मिडिल लैमिला इज द इनर मोस्ट लेयर, गलत। मिडिल लैमिला तो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड आउटर टू प्राइमरी वॉल, गलत। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ बनती है। चलिए, एक क्वेश्चन और दिया था, आ जाइए देखते हैं, इसका पोल जनरेट कर लेते हैं। अब ये मत बोलना टाइम दिया कीजिए पढ़ने का, एक्सक्यूज मत बनाया करो, फटाफट से पढ़ो, 30 सेकंड है तुम्हारे पास। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो जल्दी से, जल्दी से आंसर करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। मेहनत करो बेटा, अपने बच्चे हो तुम, मेहनत करो। अपने बच्चे जैसे लगते हो, अपना बैच बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपने बच्चे हैं यार। और जब मैं पोल में रिजल्ट अच्छा नहीं देखती और तुम अटपटे सवाल पूछते हो तो फिर मुझे दुख होता है कि यार बच्चा मेहनत क्यों नहीं कर रहा, बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, बच्चा कहाँ खोया हुआ है। तो थोड़ा सा बुरा लगता है बेटा हमें। चलो, बात पैसे की नहीं है कि हमें सैलरी मिलती है और हम तुम्हें पढ़ाते हैं, ये प्रोफेशन थोड़ा सा अलग है। बात सैलरी की नहीं होती कि हमें सैलरी मिल रही है और हम तुम्हें बैच में पढ़ा रहे हैं। जिस बैच में पढ़ाते हैं उस बैच का बच्चा अपना सा लगने लगता है और फिर दुख होता है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, पढ़ता नहीं है, अटपटे सवाल पूछता है, तो दुख लगता है बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट्स? कल ही हमने पढ़ा है हायर प्लांट के सेल वॉल में क्या होता है, क्या उसमें प्रोटीन नहीं होता? गलत बात। कल आपको बताया था मैंने कि जो प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं, एल्गी का अलग बताया था, हायर प्लांट्स का अलग बताया था। एल्गी में क्या बताया था? सेल्यूलोज होता है, गैलेक्टन्स होते हैं, मैनन्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और हायर प्लांट्स में क्या बताया था? सेल्यूलोज होता है, हेमिसेल्यूलोज होता है, पेक्टिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ये बात तो गलत हो गई। प्राइमरी वॉल इज फॉर्म्ड इनर टू सेकेंडरी वॉल, गलत। प्राइमरी वॉल बाहर होती है, सेकेंडरी वॉल अंदर होती है। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरैक्शन, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरैक्शन, ये बात सही है। इट इज नेवर ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ये बात गलत है, इसको आज बताएंगे। ये कह रहा है कि जो सेल वॉल है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कभी भेद नहीं पाता, गलत। आज बताएंगे प्लाज्मोडेस्माटा उसको भेद सकता है, तो वो सेल टू सेल इंटरैक्शन में हेल्प करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
तो 59% बच्चों ने आंसर सही दिया है। सबसे तेज सम्यक ने, फिर ऋषितांश, मुकेबुल, देन सुब्रत। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। चलिए आ जाइए, चलो मेरे बच्चों आगे चलते हैं। कल के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? कल के लेक्चर में मैं आपको मिडल लैमेला के बारे में बता रही थी बेटा। आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को फटाफट। मिडल लैमेला के बारे में हमने जाना था कि जब प्लांट सेल डिवाइड करता है तो बीचों बीच फ्रैग्मोप्लास्ट बना दिया जाता है। और फ्रैग्मोप्लास्ट मैंने आपको बताया था कौन बनाता है उसे बनाता है गोल्जी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट मिलकर बनाते हैं। फिर वो सेल के बीचों बीच सेल प्लेट डाल देता है, वो सेल प्लेट बाहर की तरफ बढ़ती जाती है और फिर वही आगे जाकर क्या कहलाता है? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला का काम क्या था बेटा? दो सेल को जोड़ने का, सीमेंटिंग लेयर। कॉम्पोजिशन हमने जान लिया था, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। इसमें एक चीज और जोड़ लेना अगर आप जोड़ना चाहो, क्योंकि मैंने एक दो जगह क्वेश्चंस देखे हैं, पीवाईक्यूज देखे हैं, तो उसमें आप अपने नोट्स में एक चीज और जोड़ लेना बेटा कि जो मिडल लैमेला होता है वो कैसी लेयर होती है? वो होती है थिन। ये कुछ वर्ड्स मैंने पीवाईक्यूज में देखे हैं तो इसीलिए मैंने सोचा आज के लेक्चर में इसको ऐड कर देते हैं। थिन, अमॉर्फस एंड स्टिकी लेयर। तो मिडल लैमेला बहुत मोटी लेयर नहीं होती है। मिडल लैमेला जो है बेटा वो थिन लेयर होती है। अमॉर्फस लेयर होती है। अमॉर्फस मतलब पाउडर जैसा होता है उसका नेचर। एंड स्टिकी, चिपचिपी होती है, थोड़ी स्टिकी होती है, तभी तो सीमेंटिंग लेयर होती है, तभी तो दो प्लांट सेल्स को जोड़ने का काम करती है। तो जहां आपने नोट्स लिखे थे ना बेटा अपने, वहां पे ये ऐड कर लो मिडल लैमेला में कि कैसी लेयर है मिडल लैमेला। पतली लेयर है, थिन है, ठीक, अमॉर्फस है माने पाउडरी है, और थोड़ी स्टिकी लेयर है। ओके, तो ये हमने कल मिडल लैमेला के बारे में बात करी थी। अब हम दो टॉपिक्स और रह गए हैं, प्लास्मोडेस्माटा और पिट्स, फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, रेडी हो सारे बच्चे? रेडी? सो हाउ इज द जोश? जोश कैसा है बच्चों का? चल बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं प्लास्मोडेस्माटा की। आ जाओ, फिर एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे। पहले बात करते हैं प्लास्मोडेस्माटा की। देखो बेटा पहले सुनोगे सिर्फ, अभी कुछ नहीं लिखना, पहले सुनो फिर लिखना। देखो क्या होता है, जो दो प्लांट सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्टिविटी बैठाने के लिए एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको प्लास्मोडेस्माटा कह देते हैं। अब ये बनता कैसे है ये समझते हैं। आ जाओ पहले, अभी कुछ मत लिखना, बस सुनना। देख बेटा ये प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल, ठीक, ये दूसरा प्लांट सेल। ओके बेटा, और ये इनके बीच में ये आ गया मिडल लैमेला। अभी कुछ नहीं लिखना, ये मिडल लैमेला आ गया, ये सेल वॉल आ गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। अब देखो होता क्या है, हम सब जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जानते हो ना बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनली होती है, ऐसे ट्यूब्स की फॉर्म में होती है, इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो होता क्या है, प्लांट के केस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डेस्मोटिब्यूल कह देते हैं, प्लांट्स के केस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डेस्मोटिब्यूल कह देते हैं। अब ध्यान देना बेटा, है क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ऐसे ट्यूब की फॉर्म में ही तो है। तो होता क्या है कि जब दो प्लांट्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ना होता है बेटा, तो ये जो डेस्मोटिब्यूल है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ऐसे एक्सटेंड हो जाता है, ऐसे खिंच जाता है, ऐसे समझिए खिंच गया, खिंच गया। तो जैसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डेस्मोटिब्यूल खिंचा, एक्सटेंड हुआ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेद देता है। क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेद देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर लेता है। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करता है ना, ये ऐसे पार करते हुए बाहर आता है, तो इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूं लिपट जाती है, ऐसे ऐसे समझो, ठीक। तो ऐसे समझ कि ये ट्यूब है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो ट्यूब है, ट्यूब ये ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेद के निकल रही है, इस पार से इस पार निकल गई, ये ट्यूब इस पार से इस पार निकल गई, ठीक। तो बेटा सोच, जब ये ट्यूब इसे भेद के इस पार से इस पार निकलेगी, तो इसके ऐसे समझो कि पहाड़ होते हैं, पहाड़ में सुरंग खोदते हैं, सुरंग बनाते हैं ना पहाड़ों में, तो चारों तरफ ऊपर क्या दिखाई देता है तुम्हें? पहाड़ दिखाई देता है। तो वो सुरंग किससे घिरी हुई है?
वो पूरी सुरंग पहाड़ से घिरी हुई है ना। ऐसे ही जब ये जो ट्यूब है, जिसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हो, ये ट्यूब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आर पार कर दे रही है, तो इसके चारों तरफ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडेस्माटा इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मोडेस्माटा के चारों तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब ये स्ट्रक्चर फिर सेल वॉल को भेदता है, फिर ये सेल वॉल को भेदता है, फिर मिडल लैमेला को भेदता है, और फिर दूसरे सेल में एंट्री ले लेता है। तो मतलब इमेजिन कर बेटा कि ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल के अंदर ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम प्लांट्स में डेस्मोटिब्यूल कह देते हैं। तो उसकी एक ट्यूब खिंच जाती है, और खिंचकर वो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेदती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करती है, फिर सेल वॉल को पार करती है, फिर मिडल लैमेला को पार करती है, और फिर दूसरे सेल के मिडल लैमेला को पार करेगी, उसके सेल वॉल को पार करेगी, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करेगी, और फिर उसके साइटोप्लाज्म में घुस जाएगी। ये देख यहां इसके साइटोप्लाज्म में। तो इससे हुआ क्या, ये जो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया इन दोनों सेल्स के बीच में, इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर ने दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ दिया, या कई बार हम कह देते हैं दोनों सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को आपस में जोड़ दिया। जो सेल के अंदर का पूरा माल मसाला है वो आपस में जुड़ गया, ताकि इनके बीच में आदान प्रदान बहुत आसानी से हो सके। तो प्लाज्मोडेस्माटा एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है, जो दो प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट कर देता है। बनता कैसे है बेटा, आप बोलोगे दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ डेस्मोटिब्यूल, और दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एनसीईआरटी की लाइन है, प्लाज्मोडेस्माटा ट्रैवर्सेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। इसके क्या मायने हुए, ट्रैवर्स का मतलब होता है भेद दिया, उसके आर पार हो गया। तो एनसीईआरटी कहती है कि प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और मिडिल लैमेला सबको भेदता हुआ, सबको पार करता हुआ दूसरे सेल में एंट्री ले लेता है, और दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में ऐड कर देता है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स की कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, उनके बीच में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ओके, क्लियर? चलो आ जाओ, अब समझ लिया अच्छे से, अब लिखते हैं। आ जाओ, अब सारे बच्चे अपनी कॉपी उठा लो, पेन उठा लो, आ जाओ लिखते हैं। पहले जो है आराम से इसकी थ्योरी लिखेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। तो क्या हुआ प्लाज्मोडेस्माटा बेटा, मेरे साथ साथ लिखेंगे। इट इज अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। ये ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है, जिसका काम क्या है, विच कनेक्ट्स, जिसका काम होता है विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म, विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू neighboring plant cells, of two neighboring plant cells। ये बात समझे? हाँ मैम बिल्कुल समझे, बात समझ में आ गई। ये ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि दो नेबरिंग प्लांट सेल्स के प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट हम इंपॉर्टेंट लिखेंगे, इट इज मेड, ये कैसे बना, इट इज मेड बाय द, किससे बना, हम तो जानते हैं, इट इज मेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ, बाय द एक्सटेंशन ऑफ डेस्मोटिब्यूल्स। डेस्मोटिब्यूल्स और कुछ नहीं बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो है प्लांट्स में, उसे ही तो हम कह देते हैं डेस्मोटिब्यूल। ओके जी, तो मैम ये बात समझ में आ गई और हमने अच्छे से जो है लिख भी ली कि ये एक्सटेंशन होती है डेस्मोटिब्यूल्स की। और क्या जानना है मैम इसके बारे में, और भी बताते हैं बेटा। इट इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ये वाली लाइन मैंने क्वेश्चन में देखी है। इट इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपका प्लाज्मोडेस्माटा होता है, इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, इस पे क्वेश्चन बनता है बेटा। बहुत ही बढ़िया लाइन है, इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक ठीक है बेटा। चलो और क्या क्वेश्चन बनता है मैम यहां से, आ जाओ बताते हैं। इट ट्रैवर्सेस, ट्रैवर्सेस मैम ये शब्द का मतलब क्या है? ट्रैवर्सेस, ट्रैवर्सेस शब्द का मतलब होता है भेद देता है, आर पार निकल जाता है। इट ट्रैवर्सेस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेद देता है। इट ट्रैवर्सेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट ट्रैवर्सेस सेल वॉल एंड इट ट्रैवर्सेस मिडल लैमेला। तीनों परतों को भेदता हुआ दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में एंट्री ले लेता है। तो ये 4 पॉइंट हैं प्लाज्मोडेस्माटा के जिन पर सवाल आता है बेटा। ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर जो कि 2 नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है। डेस्मोटिब्यूल यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक्सटेंशन से बनता है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइन करके रखती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल और मिडिल लैमेला को भेदते हुए दूसरे सेल में पहुंच जाता है। ओके बेटा, क्लियर है बाबूजी? क्लियर? सबने मेरे साथ साथ लिख लिया? आगे चले? सबने मेरे साथ साथ लिख लिया बेटा? आगे चल सकते हैं? चलिए आगे चलते हैं। चलो मेरे बच्चों, इतना अगर लिख लिया तो अब डायग्राम बनाते हैं बेटा। आ जाओ, डायग्राम की मदद से समझते हैं व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। आँखों में नमी है, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ला 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 ला। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रही हो, अरे क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। चलो
देखो बेटा, यहां देखो ध्यान से, देखो क्या समझे यहां पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा एक्सटेंड किया, खिंचा, तो उसने ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब ध्यान देना कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान देना बेटा, मैंने क्या बोला था कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइन करती है। तो देख यहां साफ साफ दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर से मैंने क्या बनाई है, ये ऑरेंज कलर से मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है। तो देख ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइन कर रही है किसको, प्लाज्मोडेस्माटा को। ये जो पूरा एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो दो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है, उनके बीच में कनेक्टिविटी बना रहा है, ये जो पूरा ट्यूब जैसा ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कौन लाइन कर रहा है, इसको लाइन कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये देखो सेल वॉल को भी भेदते हुए जा रहा है और मिडल लैमेला को भी भेदते हुए जा रहा है। तो इस तरह प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स को कनेक्ट करता है। क्लियर बेटा? टेस्ट कब है बेटा? टेस्ट है 12 मई को। 5 मई को तो नीट है ना, तो पहले 5 मई को टेस्ट था, वो पीछे कर दिया, 12 मई को टेस्ट है। सिलेबस आपको मिल ही गया होगा, मेरे ख्याल से प्रोकैरियोटिक सेल तक का आ रहा है। चल बेटा, समझ में आ गया प्लाज्मोडेस्माटा की कहानी सारे बच्चों को? देख बेटा, एक चीज बताओ ईमानदारी से, मुझे ना डायग्राम बहुत सुंदर बनाने नहीं आते, लेकिन हाँ एक गारंटी मैं दे सकती हूँ कि ऐसे डायग्राम बनाऊंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब आप आंखें बंद करोगे तो मेरा ये डायग्राम आपको दिखाई देगा, भले ही गंदा सा टेढ़ा मेढ़ा सा दिखाई दे, पर दिखाई देगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सुंदर डायग्राम मैं नहीं बना पाती, ठीक? चलिए, तो ऐसा ही बना पाऊंगी, समझ में तो आ रहा होगा ही गैस, है ना? ठीक है ना? इतना बनाओ तुम भी इसको देख के आराम से। चलो चलो आ जाओ बेटा। तो ये कहानी हमें समझ में आई। फंक्शन क्या है वो लिख लो, फंक्शन क्या है वो लिख लो। फंक्शन है बेटा, इट कनेक्ट्स, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट बिटवीन टू सेल्स। दो सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट में ये मदद करता है। तो ये हुआ प्लाज्मोडेस्माटा की कहानी। क्लियर? सबने लिख लिया बेटा? आगे चले, आगे चले बेटा, चलो। चलो बेटा आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने बना लिया होगा। बहुत बेटा बहुत धीरे नहीं लिखना है, मेरे साथ साथ तुम्हें बनाना है, इसलिए गाना गाते गाते बनाती हूं कि मेरे साथ साथ तुम भी बना सको। बस ये ध्यान रखना है कि जब मैं लिख कर हटूं तो तुम भी मेरे साथ लिख चुके हो, क्योंकि अगर मैं अलग से फिर लिखने का टाइम दूंगी तो बेटा बहुत डिले हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने में। इसीलिए मैं कहती हूं कि मेरे साथ साथ लिखना है, और जैसे ही मैं लिख के हटूं फिर अगली स्लाइड पे हम चलेंगे। आ जाओ बेटा। डाउट स्लाइड नहीं दिख रही है। एक और मुझे इशू दिखाई दे रहा है कि आपको डाउट स्लाइड्स नहीं दिखती हैं। ठीक है बेटा, आज मैं बैच मैनेजर से बात कर लूंगी, इसको भी रिजॉल्व कराएंगे कि डाउट स्लाइड क्यों नहीं दिख रही। चलो बेटा, लास्ट टॉपिक बचा है इसका, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे, दैट इज पिट्स। पिट्स का मतलब क्या होता है? पिट का लिटरल मीनिंग होता है छोटे छोटे गड्ढे। ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि जब प्लांट सेल मैच्योर हो रहा होता है तो हम जानते हैं कि प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल बनती है। तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, छोटे छोटे कुछ एरियाज ऐसे रह जाते हैं जहां पर सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट नहीं होती, यानी कि वहां पर छोटे छोटे से छेद बन जाते हैं, और उसी एरिया को हम कहते हैं पिट। और इन्हें हम दूसरे शब्दों में कहते हैं अनथिकन्ड एरियाज। अनथिकन्ड एरियाज माने ऐसे एरियाज जहां पे थिकनिंग नहीं हुई है, माने ऐसे एरियाज जहां पे सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट नहीं हुई है, ऐसे एरियाज को हम पिट्स कह देते हैं। काम क्या होता है? ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, बस इससे ज्यादा पिट्स के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता है नीट में। तो बस ये ध्यान रखना, पिट्स क्या होते हैं? आप बोलोगे दैट पिट्स क्या है? दीज आर अनथिकन्ड एरियाज। कैसे एरियाज हैं ये? इसी भाषा में सवाल आता है, ये जो भाषा मैंने लिखी है इसी भाषा में सवाल आता है। ये अनथिकन्ड एरियाज होते हैं, माने ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जब कोई भी सेल मैच्योर हो रहा होता है तो मैच्योरेशन के दौरान, ड्यूरिंग मैच्योरेशन, इन सम एरियाज,
कुछ एरियाज में सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट नहीं होती. इन सम एरियाज सेकेंडरी वॉल डिपॉजिशन इज एब्सेंट. In some areas, secondary wall deposition is absent. कुछ एरियाज में सेकेंडरी वॉल डिपॉजिशन जो है वो नहीं होता है, तो ऐसे एरियाज को हम पिट्स कहते हैं. तो इन सम एरियाज सेकेंडरी वॉल डिपॉजिशन इज एब्सेंट, और उन्हें ही हम क्या कह देते हैं? उन्हें ही हम पिट्स कह देते हैं. ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो बेटा. देखो, ये प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ होगी हमारी सेकेंडरी वॉल. ये प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ है हमारी सेकेंडरी वॉल. तो ये आप देख पा रहे हो, जो सेकेंडरी वॉल है बेटा, ये तो प्राइमरी वॉल है. और ये जो हरे रंग से बनाई है, ये सेकेंडरी वॉल है. तो आप देख पा रहे हो कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है, जहां पे सेकेंडरी वॉल है ही नहीं, और इन्हीं एरियाज को हम क्या कहते हैं? इन्हीं एरियाज को हम कहते हैं पिट्स. इन्हीं एरियाज को हम कहते हैं पिट्स. ओके, हेल्प इन कंडक्शन. काम क्या है? ये कंडक्शन में मदद कर देते हैं. जैसे ट्रेकिड्स, जाइलम के पास जो ट्रेकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, उनमें पिट्स होते हैं बहुत सारे. तो वो पिट्स जो हैं वो कंडक्शन में हेल्प कर देते हैं. ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? चलो, तो बस ये ध्यान रखना है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां जहां सेकेंडरी वॉल नहीं होती है, और उन्हीं एरियाज को हम पिट्स कह देते हैं. या फिर अनथिकन्ड एरियाज, ऐसे एरियाज जो मोटे नहीं हो पाए, माने जहां पर सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट नहीं हो पाई. ओके बेटा, फॉन्ट साइज और बड़ा करें. ठीक है बेटा, फॉन्ट साइज और बड़ा कर देंगे. चलिए, तो ये खत्म हुआ बेटा हमारा पूरा सेल वॉल. अब हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इससे पहले एक बार फटाफट से एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं. आ जाओ बच्चों, आ जाओ मेरे बच्चों, फटाफट से एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं सेल वॉल की. तो सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेंगे. सेल वॉल देख लेंगे कौन सा पेज नंबर है, क्योंकि नई और पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर डिफरेंट है. तो आप हेडिंग से आ जाओ. हेडिंग है सेल वॉल अपनी एनसीईआरटी में. सेल वॉल हेडिंग पर आ जाओ. तो आ जाइए, देखते हैं क्या कह रही है. एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल. देखो क्या कह रहा है, सेल वॉल को नॉन लिविंग कह रहा है. डेड रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स. ये कह रहा है कि फंजाई में और प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल बट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. अरे हाँ, सेल वॉल के फंक्शंस रह गए, वो अभी लिखाती हूं. सेल वॉल के फंक्शंस रह गए, वो अभी लिखाती हूं. एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं. तो ये कह रहा है कि सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल का काम है सेल को एक शेप देना, प्रॉपर शेप देना. दूसरा काम, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, मतलब सेल को कोई चोट लगी ऐसे ऐसे, तो उसके चारों तरफ बाहर एक सख्त स्ट्रक्चर है जो उसको मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, चोट लगने से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है. जो सेल वॉल होती है वो कोशिश करती है कि बहुत सारे अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स को, मतलब ऐसी चीजें जो सेल को पसंद ना हो, उनसे सेल को बचाने की कोशिश करती है सेल वॉल. इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन. सेल वॉल एक सेल को दूसरे सेल से इंटरैक्ट करने में भी मदद करती है. राइट, चलिए. एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स. अनडिजायरेबल मतलब जिनकी सेल को जरूरत नहीं है, मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बड़ा हो. तो ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जिनकी सेल को जरूरत नहीं है, जो सेल को पसंद नहीं है, उनको सेल के अंदर कहीं ना कहीं आने से सेल वॉल रोकती है. अब कुछ बच्चों को ये आएगा दिमाग में कि मैम आपने तो बोला था कि सेल वॉल फुल्ली परमिएबल होती है, खुला दरबार होती है, जिसको आना है आ जाओ. नहीं बेटा, फुल्ली परमिएबल कहने का मतलब है सिर्फ
उन चीजों के लिए जो सेल के लिए अच्छे हैं। जो सेल के लिए खराब हैं उनको सेल वॉल रोकती है, और जो सेल के लिए अच्छे हैं वो हर कोई आ सकता है, उनके लिए खुला दरबार है सेल वॉल, लेकिन काफी हद तक प्रोटेक्ट करती है। ओके, चलिए। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं एल्गी के सेल वॉल में क्या क्या होता है। फिर वो कह रहा है लेकिन जो दूसरे प्लांट्स होते हैं एल्गी को छोड़कर, जो दूसरे प्लांट्स होते हैं जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उनमें सेल्यूलोज होता है, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि यंग प्लांट सेल के पास जो प्राइमरी वॉल होती है वो इलास्टिक होती है, वो खिंच सकती है, वो ग्रो कर सकती है। विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस, देखो आगे क्या कह रहा है, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स। प्राइमरी वॉल धीरे धीरे धुंधलाने लगती है, डिमिनिश हो जाती है जैसे जैसे सेल मैच्योर हो जाता है। ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल बनती है। द मिडिल लैमेला इज लेयर mainly composed of calcium pectate which holds or glues different neighboring cells together. मिडिल लैमेला ये कह रहा है कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई है, लेकिन उसमें मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है। विच ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, जिसका काम क्या होता है, ग्लू की तरह, जो है गोंद की तरह काम करती है और दो नेबरिंग सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेली मे बी ट्रैवर्स्ड बाय प्लास्मोडेस्मेटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ टू नेबरिंग सेल्स। देखो क्या कह रहा है, जो सेल वॉल है और मिडिल लैमेला है इज ट्रैवर्स्ड बाय प्लास्मोडेस्मेटा, माने प्लास्मोडेस्मेटा जो है वो सेल वॉल को और मिडिल लैमेला को भेदते हुए जो है कनेक्टिविटी बनाता है। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए। तो यहां एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम उधेड़ चुके हैं अपने नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चलते हैं। उससे पहले फटाफट से एक बार सेल वॉल के फंक्शंस और लिख लेते हैं। मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे बेटा, जल्दी से लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। प्रोवाइड शेप टू द सेल। सबसे पहला फंक्शन क्या है, सेल को शेप देना। सेकेंड फंक्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम इंफेक्शन, इंफेक्शन से बचाना, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंफेक्शन। थर्ड फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। लिखते चलेंगे और लिखते लिखते याद करते रहेंगे, बोलते बोलते नोट्स बनाओ और बोलते बोलते याद करते चलो। प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। सेल टू सेल इंटरैक्शन में हेल्प करती है, हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन। और लास्ट, प्रिवेंट्स सेल फ्रॉम अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। अनडिजायरेबल मतलब जिनकी सेल को जरूरत नहीं है, ऐसे बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स से सेल को बचाती है। इन फंक्शंस पे क्वेश्चन आता है बेटा, आपको आपके टेस्ट में, आपके डीपीपीज में ये सारी लाइनें लिखी हुई मिलेंगी आपको, आपके टेस्ट में और क्या नाम है डीपीपीज में ये लाइनें मिलेंगी। सेल को शेप देना, इन्फेक्शन से बचाना, मैकेनिकल डैमेज से बचाना, सेल टू सेल इंटरैक्शन में मदद करना और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स से बचाना। ओके बेटा, क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करेंगे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके जी, लिख लिया मेरे साथ साथ, लिख लिया ना बेटा? चल आ जाओ, अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो चलो मेरे बेटों डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। आ जाओ, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि जो चलो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। एक बच्चा लिख रहा है आप जब एनसीईआरटी देख लेते हो तब आपको पॉइंट्स याद आते हैं।
ऐसे कह ले, ऐसे कह ले। हमें कहाँ कुछ याद है बेटा, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं हम, हमें कहाँ कुछ याद होता है। हम तो गधू है, हमें देख के ही तो यादें आती हैं चीजें, हमें थोड़ी ना कुछ याद रहता है। मतलब हम तो मशीन है कि बता रहे हैं चीजें, लिख रहे हैं, कभी एक आध चीज यार दिमाग से निकल गई कि ये भी तो करवानी थी, वो देख के याद आ जाती है यार, है। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बताया था मैंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। चाहे बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे यूग्लिना की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ह्यूमंस की हो, सबकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होता है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को यहीं पढ़ा जाता है, जिसमें लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स आए हैं। पहले सैंडविच मॉडल आया था, लैमिनर मॉडल आया था, उसको भी पढ़ाते थे पहले, पर अब नहीं पढ़ाते। अब सिर्फ एक मॉडल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाता है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन द्वारा। तो हम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए वही पढ़ेंगे बेटा, और किसी मॉडल पे सवाल नहीं आता है। ओके, चलिए आ जाओ देखते हैं बेटा। हाँ, मैंने आपका ये वाला प्रॉब्लम देख लिया, टाइमलाइन में स्लाइड्स नहीं आ रही हैं, डाउट में स्लाइड्स शो नहीं हो रही हैं। मैंने ये वाला जो प्रॉब्लम है आपका चैट में देख लिया, मैं आज बैच मैनेजर से बात करती हूं। ओके, चलो आ जाओ। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी ये पॉइंट, ये is fundamentally similar in all living cells, is fundamentally similar in all living cells। जितने भी लिविंग सेल धरती पर हैं, सब के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो बेसिक लेवल पर सेम है। तो इसीलिए कई बार पूछ लेते हैं कि हमें और बैक्टीरिया में सेम क्या है, सिमिलर चीज क्या है, तो उसका आंसर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें भी ऐसी है, बैक्टीरिया में भी वैसे सी है। चलिए, फिर कौन से मॉडल से हम इसका स्ट्रक्चर समझने वाले हैं? तो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड मॉडल है इसको समझने के लिए, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है वो अभी थोड़ी देर में हम आपको समझाते हैं। अभी सिर्फ इतना जानो कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसी जो है कॉन्सेप्ट से समझते हैं। और किसने दिया था ये मॉडल? ये दिया था बाय सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट ने दिया था, बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है बेटा, चलिए बात क्लियर है? क्लियर है। अब जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या क्या होता है, क्या कॉम्पोजिशन होती है, क्या बेसिक चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिलकर बनाती हैं। ये सबने लिख लिया बेटा? चलिए आ जाइए, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आ जाओ देख लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आ जा बेटा। बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि बचपन से जानता है कि एक चीज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, हम सब जानते हैं, वो है लिपिड्स, है ना बेटा? लिपिड्स सब जानते हो। अब ये जो लिपिड्स हैं ये कितने परसेंट हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? ये हो सकते हैं 20 to 70%, 20 to 70%। अब यहां पर आपको एक बात बता दूं बेटा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है सारे लिविंग सेल्स का वो सेम है, पर उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की मात्रा कितनी होगी और प्रोटीन्स की मात्रा कितनी होगी, ये हर एक सेल में अलग अलग होता है। जैसे मेरी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल हैं, न्यूरॉन है, हार्ट सेल है, आरबीसीज है, सबका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का,
पर आरबीसी में प्रोटीन होते हैं 52% और लिपिड होते हैं 40%। न्यूरॉन्स में प्रोटीन ज्यादा हो जाते हैं। तो माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने परसेंट लिपिड होंगे और कितने परसेंट प्रोटीन होंगे ये फिक्स नहीं होता, ये हर एक सेल के साथ बदलता है। इसीलिए हम एक रेंज लिखकर चलते हैं 20 से 70%, 20 to 70% होते हैं लिपिड्स। अब यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन कौन से तरह के लिपिड्स प्रेजेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो 3 तरह के लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से मैम बताइए? आ जाओ बेटा। सबसे पहला तो बच्चा बच्चा जानता है और पता नहीं कितनी बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फॉस्फोलिपिड्स। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट जो हैं वो है बेटा अपने फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, एक सेफिलिन और एक लेसिथिन। ये आप कहां पढ़ोगे? ये आप बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहीं बता देती हूं कि सेफिलिन और लेसिथिन ये 2 ऐसे फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फो का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस। ऐसे लिपिड्स जिनके पास फॉस्फोरस है वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। और सबसे फेमस फॉस्फोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो सेफिलिन और लेसिथिन होते हैं। और इन्हीं को हम कह देते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। इन्हीं को क्या कह देते हैं बेटा? फॉस्फोग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स। तो एनसीईआरटी में एक लाइन है और ये सवाल जाने कितने बार पूछा है और डीपीपी में और क्वेश्चंस में तुम्हें मिलेगा, दैट दिस इज द majority of lipids found in plasma membrane. Majority of lipids in plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कौन से लिपिड्स होते हैं? तो आप जवाब दोगे फॉस्फोग्लिसराइड्स। फॉस्फोग्लिसराइड्स कह लो या फॉस्फोलिपिड्स कह लो, एक ही बात है। तो ये सवाल मिलेगा, 110% मिलेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा लिपिड है, कौन सा फैट है? तो आप बोलोगे फॉस्फोग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स जैसे सेफिलिन और लेसिथिन। दूसरा एक और तरह का पाया जाता है, वो है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल नाम तो सबने सुना होगा, नाम तो सबने सुना होगा। बहुत सारे लोगों का आजकल बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, खाना खाते रहते हैं और सारा दिन बैठे रहते हैं टेबल चेयर पे, सारे काम टेबल चेयर के हो गए हैं। तो आजकल लोगों का कोलेस्टेरॉल, तो ये वही वाला कोलेस्टेरॉल है। तो कोलेस्टेरॉल भी पाया जाता है। और फिर बेटा मेरे तीसरा जो चीज पाई जाती है वो है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं मैम? अभी बताती हूं बेटा। ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब होता है लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब फैट। तो अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो ऐसे लिपिड को ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो ये 3 तरह के लिपिड्स हैं जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, मेरे साथ साथ याद करो। 3 तरह के लिपिड्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल और ग्लाइकोलिपिड्स। लेकिन सबसे ज्यादा कौन से तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स। याद हो गया? याद हो गया? चलो, अब लिपिड्स के बाद दूसरी चीज क्या देखने को मिलती है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन? द सेकेंड थिंग इज, बच्चा बच्चा जानता है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। कितने परसेंट? इनका रेंज भी 20 to 70% होता है। किसी सेल में 50% है, किसी में 40% है, किसी में 30% है। अब प्रोटीन जो होते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बड़ा ही कमाल है हमारा सेल। भगवान जी ने इतने कमाल तरीके से ह्यूमन बॉडी को बनाया है, लिविंग सेल्स को बनाया है कि पढ़ के इनको जान के मजा आ जाता है। अब यूकैरियोटिक सेल में बेहद मजा आने वाला है। तो
बेटा प्रोटीन्स जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, अगर मैं उन्हें फंक्शन के बेसिस पर जानना चाहूं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। स्ट्रक्चरल माने जो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में काम आ रहे हैं। दूसरे होते हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। और तीसरे होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटीन ये ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। तो मैंने फंक्शन के बेसिस पर 3 तरह के प्रोटीन बता दिए आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो फंक्शन के बेसिस पर कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो 3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चरल प्रोटीन, माने ऐसा प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिर्फ बना रहा है, उसका ढांचा खड़ा कर रहा है। दूसरा है एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं और बहुत सारी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करवा देती है। और तीसरे हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर उधर सामान को भेजा और मंगाया जाता है, वो कौन करता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन करते हैं। सेल के अंदर कोई सामान मंगाना है, वो किससे आएगा? प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उसे लेकर आएंगे। और अगर सेल के बाहर कुछ भेजना है तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिर ऑन द बेसिस, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ, देखो क्या लिख रही हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब ये क्या चीज है मैम, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन? अभी बताती हूं। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब आप कितनी आसानी से किसी चीज को अलग कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट करना माने अलग करना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उन्हें हम कितनी आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बेसिस पर 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। आपको किसी लिविंग सेल को स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स में डालना पड़ेगा, तब जाकर वो प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग होते हैं। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाते हैं। मतलब आप सिंपल से पानी में डाल दो और बस उस पानी का पीएच चेंज कर दो तो वो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाएंगे। तो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो ये सवाल तो भैया पूछा आ जा चुका है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन 2 तरह के हो गए प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या जिन्हें एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी कह देते हैं, और दूसरे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जिनके बारे में मैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगी। इनको आसान है, इनको इजी है एक्सट्रैक्ट करना। दे आर इजी टू एक्सट्रैक्ट एंड दे आर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बढ़िया क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, चलिए फिर और क्या होता है यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेटा कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, माने शुगर भी होती हैं। कितने परसेंट? 1 to 5%। 1 to 5% शुगर भी होती है। और वो कौन सी शुगर होती है? हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर, हेक्सोज माने 6 कार्बन शुगर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शुगर्स भी होती हैं। वो कहां होती हैं अभी दिखाऊंगे, एनसीईआरटी के डायग्राम में प्रेजेंट है। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शुगर भी होती हैं, हेक्सोज 6 कार्बन शुगर होती है, 1 से 5%। और फिर लास्ट जो कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो है पानी।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 20% पानी होता है। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपके सामने मैंने सारा लिख दिया है, देखेंगे फिर से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वाटर होता है। सब लिपिड्स 20 से 70% होते हैं। सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। कोलेस्टेरॉल भी होता है, ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं। प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग करना आसान है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, जिनको अलग करना मुश्किल है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। जो भी प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए पाए जाते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरल होते हैं, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ढांचा बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं और बहुत सारी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। और कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आदान प्रदान में। कार्बोहाइड्रेट होते हैं और पानी होता है। सो दिस इज द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके बेटा, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी की लाइंस भी इसमें हम बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। चल बेटा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाओ, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाओ बेटा, मेरा हटने का वेट नहीं करना। अभी देखो मैं छोटे छोटे से गोले बना रही हूं, मेरे साथ साथ सारे बच्चे छोटे छोटे से गोले बना लेंगे फटाफट मेरे साथ साथ। लेक्चर में एकदम एक्टिव रहना है, जल्दी जल्दी लिखना है, फटाफट समझना है। जितना एक्टिव रहोगे उतना दिमाग तेज चलेगा, जितना आलस फैलाओगे उतना नींद आएगी। तो जल्दी जल्दी फटाफट मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलेंगे सारे बच्चे। ये मैम क्या बना रहे हो? ये मैम बना रही है बेटा फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। दिस इज लिपिड बाइलेयर। अभी इसको समझते हैं। दिस इज लिपिड बाइलेयर। चलिए बस अभी मेरे साथ बनाते चलो, बाद में समझाऊंगी कि क्या बना रही हूं। अभी जो जो मैं बनाते जा रही हूं मेरे साथ साथ बस बनाते जाओ। चलो अब बताती हूं कि मैंने क्या बनाया। देखो बेटा, ये एक लिपिड, अब ये इसको समझे कैसे? देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, समझना। अभी जो मैं बना रही हूं वो मत ड्रॉ करना, बस अभी समझो। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने इसका इतना हिस्सा काट लिया, ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इतने हिस्से को, सिर्फ इतने हिस्से को मैं जूम करके देख रही हूं, तो मुझे ये इतना हिस्सा ऐसे दिख रहा है। इतने हिस्से को मैंने जूम करके देखा तो ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसमें
कुछ ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है जो मैंने तुम्हें यहां बनाई है। तो इसको उठा के अगर मैं यहां रख दूं तो कुछ ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है। तो इसको हमने जूम किया तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और मैंने इसको जूम करके तुम्हें यहां दिखा दिया है। तो देखना, ये जो इसकी एक साइड होगी, ये जो एक साइड होगी बेटा, ये वाली जो साइड होगी, ये तो सेल के साइटोप्लाज्म को फेस कर रही है, और इसकी एक साइड बाहर के एनवायरनमेंट को फेस कर रही है। हमने इतने पोर्शन को जूम किया, देखा, तो इस साइड तो साइटोप्लाज्म है और इस साइड आउटसाइड द सेल है। तो यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एक साइड है वो तो साइटोप्लाज्म की तरफ है, और जो दूसरी साइड है वो बाहर की तरफ है, बाहर के एनवायरनमेंट की तरफ है। तो अब ऐसे समझो बेटा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये अंदर की साइड है टूवर्ड्स, या ये समझ लो ये अंदर की साइड है और ये बाहर की साइड है। तो दिस साइड, ये साइड जो है ये साइटोप्लाज्म की तरफ है। ऐसे इधर चाहो तो साइटोप्लाज्म बना लो, और ये साइड जो है ये बाहर की तरफ है। अब ये जो पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें एक परत तो लिपिड की ये लिपिड की लेयर है, और दूसरी लिपिड की लेयर ये है। तो इसे हम लिखते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या लिखते हैं बेटा इसे हम? लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर, लिपिड की दो परतें हैं, एक परत ये है, दूसरी परत ये है। एक लिपिड की परत साइटोप्लाज्म की तरफ है और दूसरी लिपिड की परत बाहर की तरफ है, बाहर के एनवायरनमेंट की तरफ। तो दो लिपिड की लेयर हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब ये एक लिपिड की लेयर को मैं तुम्हें अभी डिटेल में बताऊंगी कि ये इसका सिर है और ये इसकी पूंछ है, वो अभी बताऊंगी। अब ये जो लिपिड्स हैं, इन्हीं लिपिड के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं प्रोटीन्स। आपको जो ये मैजेंटा कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्या है बेटा ये? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, माने ऐसे प्रोटीन जो कि लिपिड लेयर के अंदर धसे हुए नहीं हैं। ऐसे प्रोटीन जो लिपिड लेयर के अंदर नहीं धसे हुए हैं, सिर्फ बाहर चिपके हुए हैं, जिन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। फिर जो आपको ये नीला नीला सा दिखाई दे रहा है, ये है कोलेस्टेरॉल। ये क्या है? कोलेस्टेरॉल। बताया था ना, एक तरह का लिपिड और मिलता है जिसे कोलेस्टेरॉल कहते हैं। फिर ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है आपका ग्लाइकोलिपिड, या शुगर कह लो, चलो इसको शुगर कह लो तुम अभी। ये शुगर है, ये लिपिड के साथ जुड़ी हुई है तो इसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, और ये भी शुगर है। बताया था ना, शुगर पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये जो व्हाइट व्हाइट आपको निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ये शुगर है। देखो, ये वाली शुगर लिपिड से जुड़ी हुई है तो इसको ग्लाइकोलिपिड कह देते हैं, और ये वाली शुगर प्रोटीन से जुड़ी हुई है इस नीले नीले स्ट्रक्चर से, तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन कह देते हैं। इससे जुड़ी हुई है, तो शुगर्स भी जुड़ी हुई हैं। अब ध्यान देना, ये जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये व्हाइट कलर का, ये है बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है? इंट्रिंसिक प्रोटीन, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है। ये वाला नीला नीला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, लेकिन इसका एक नाम और है, और वो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इसका क्या मतलब है मैम, अभी बताती हूं। ये है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ध्यान से सुनना मेरे सारे बच्चे बात। अभी पेन को नीचे रख दो, अभी सारे बच्चे पेन को नीचे रख दो और सुनो, आपको क्या क्या यहां नजर आ रहा है। ये ऊपर वाली लिपिड की लेयर, ये नीचे वाली लिपिड की लेयर, ये मैजेंटा कलर के प्रोटीन्स हैं जो बाहर चिपके हुए हैं, मेम्ब्रेन में अंदर धसे हुए नहीं है, इन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कह देते हैं। फिर कोलेस्टेरॉल भी जुड़ा हुआ है, शुगर भी जुड़ी हुई है,
शुगर लिपिड से भी जुड़ी हो सकती है और शुगर प्रोटीन से भी जुड़ी हो सकती है। अगर वो लिपिड से जुड़ी है तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाती है, अगर वो प्रोटीन से जुड़ी है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती है। अभी आगे बताऊंगी। अब आप यहां ध्यान दे रहे होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन धसा हुआ है वो भी दो तरह का है। ये देखो, ये ध्यान दो, जो व्हाइट वाला प्रोटीन है ये भी धसा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन ये पूरा का पूरा दोनों लेयर्स में प्रेजेंट नहीं है। माने ये यहां से लेके यहां तक नहीं है, वो मेम्ब्रेन के अंदर तो धसा हुआ है पर वो दोनों लेयर्स को भेद नहीं रहा, दोनों लेयर्स को पार नहीं कर रहा। लेकिन वहीं इस वाले इंट्रिंसिक प्रोटीन को देखो, ये वाला इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है और दोनों लेयर्स को पार कर रहा है। ये ऊपर वाली लेयर में भी है, नीचे वाली लेयर में भी है। तो इस वाले प्रोटीन को कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और यही वाला प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो समझो बेटा बात को कि इंट्रिंसिक प्रोटीन भी दो तरह के होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसा भी हो सकता है जो पूरा का पूरा दोनों परतों में प्रेजेंट ना हो, धसा हुआ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही है पर पूरा का पूरा दोनों परतों में नहीं है। और इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसा भी है जो ऊपर वाली परत में भी नीचे वाली भी, यानी कि दोनों परतों में पूरा भेद रहा है दोनों परतों को। और ऐसा ही इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, और यही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह बिहेव करता है क्योंकि दोनों परतों में प्रेजेंट है, तो आसानी से ये चीजों को अंदर ला सकता है और अंदर से बाहर ले जा सकता है। यही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन की तरह बिहेव करता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें दो लिपिड की बाइलेयर हैं। बाइलेयर मतलब दो लिपिड की लेयर हैं जिसमें प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स भी दो तरह के हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, जिसमें कोलेस्टेरॉल है, जिसमें शुगर्स हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर हो गई बात? चलो अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। एनसीईआरटी ने कैसा डायग्राम दिखा रखा है, आ जाओ थोड़ा सा एनसीईआरटी का डायग्राम भी समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसमें आपको दो लिपिड की लेयर दिखाई दे रही है। ये ऊपर वाली लेयर है और ये नीचे वाली लेयर है। ठीक, ये ऊपर वाली लेयर, ये नीचे वाली लेयर। देखो आपको यहाँ पे कोलेस्टेरॉल लिखा हुआ भी दिख रहा है, दिख रहा है कोलेस्टेरॉल लिखा हुआ। और क्या दिख रहा है? शुगर लिखा हुआ दिख रहा है। देखो शुगर निकली हुई है बाहर, तो शुगर भी जुड़ी हुई है, कोलेस्टेरॉल जुड़ा हुआ है। फिर ये बाहर की तरफ जो प्रोटीन निकले हुए हैं, देखो ये पूंछ सी जो दिखाई दे रहे हैं, ऑरेंज कलर की पूंछ सी नजर आ रही है। तो ये जो ऑरेंज कलर की पूंछ नजर आ रही है, ये पूंछ क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन है, यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को ही पेरिफेरल प्रोटीन कह देते हैं। फिर ये दिखाई दे रहा है, देखो ये पूरा का पूरा जो ऑरेंज कलर का धसा हुआ है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन है। और ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। यहां पे आपको शुगर, कोलेस्टेरॉल, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सब दिखाई दे रही है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम हो गया। ठीक, आ जाइए, अब हमने एक बेसिक बात समझ ली है। अब सारी जो कंपोनेंट्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं उनसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने जान लिया लिपिड लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पर इस लिपिड लेयर से सवाल क्या आते हैं, आ जाओ जानते हैं क्या क्या सवाल इस लेयर से आएंगे। सबसे पहला सवाल जो आता है लिपिड लेयर से, वो आता है मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स इन लिपिड लेयर। मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स जो होते हैं लिपिड लेयर में, मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स इन लिपिड बाइलेयर, ये एनसीईआरटी की लाइन भी है और ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, चैट बॉक्स में आंसर दो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। लिपिड बाइलेयर में आपको सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा लिपिड दिखाई देगा? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो चैट बॉक्स में।
मैम वाई डोंट यू यूज 3D डायग्राम? बेटा 3D डायग्राम है ही नहीं इसमें ज्यादा, बस इस चैप्टर के 2 ही 3D डायग्राम है, यूकैरियोटिक सेल और प्लांट सेल, बस 2 ही 3D डायग्राम है, और ये है वो 3D डायग्राम, ये है। तो जब मैं सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ाऊंगी तो इसको दिखा दूंगी डिटेल में। तो 2 ही डायग्राम है, अभी इस पे थोड़ा काम हो रहा है और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसको धीरे धीरे और डेवलप करेंगे। अभी आगे आगे ना जब हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक सी बातें थी, मैं तुम्हारे लिए वीडियोस भी लेकर आऊंगी, अच्छी इनोवेटिव वीडियोस जो सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शन को वो कैसे काम करते हैं डिटेल में समझाएंगी। मतलब आगे आने वाले जो लेक्चर्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जो सेल ऑर्गेनेलीज है ना उनको पढ़ाने में बेहद मजा आता है। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके फंक्शंस, उनकी वीडियोस, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा एनसीईआरटी की जो लाइन है, फॉस्फोग्लिसराइड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स या फॉस्फोलिपिड्स। पहला क्वेश्चन तो लिपिड लेयर से ये आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आज हम लिपिड लेयर को थोड़ा सा जानते हैं। लिपिड लेयर के एक बंदे को मैंने उठा के यहां रख दिया, ठीक, लिपिड लेयर के एक बंदे को मैंने यहां पे उठा के रख दिया। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। ये बनाई थी मैंने लिपिड लेयर, है ना। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये इसको हम कहते हैं हेड। हेड, ये हेड होता है। हेड से रिलेटेड 2 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका नेचर। तो हेड का नेचर कैसा होता है? हेड होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड इट इज पोलर इन नेचर। ये 2 ही सवाल पूछे जाते हैं बस। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी को बच्चे भूल जाते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, माने ऐसा कोई भी चीज जो पानी से घबराती ना हो, जैसे पानी से प्यार हो, जो पानी में घुल सके, उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और जो भी चीज पानी में आसानी से घुल जाती है, पानी को प्यार करती है, वो नेचर में पोलर होती है। तो ये जो हेड है बेटा, ध्यान रखना, इस लिपिड लेयर का जो हेड है वो पानी को प्यार करता है। जो हेड है वो पानी को प्यार करता है, ध्यान रखना। वो हाइड्रोफिलिक है और नेचर में पोलर है। लेकिन ये जो टेल है, इस टेल पे क्या क्या सवाल आते हैं, आ जाओ जान लेते हैं। टेल से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। टेल पे क्वेश्चन आता है सबसे पहला तो इसके नेचर पे। पहला, ये कैसा है नेचर में? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है यानी कि वाटर रिपेलिंग, इसको पानी से नफरत है, ये पानी से भागता है, डरता है। हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डरता है, पानी से डरती है। ये पूंछ जो है, लटकी हुई जो पूंछ है, पूंछ किसकी होती है? ध्यान रखना, पूंछ होती है कुत्ते की। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है ना, तो ध्यान रखना, जो ये जो दुम है ना, ये दुम, ये जो टेल है, जो दुम है, जैसे कुत्ता पानी से डरता है तो ऐसे कुत्ते की जो दुम है वो भी पानी से डरती है। तो ध्यान रखना कि जब भी टेल याद आए तो क्या याद आएगा? दुम याद आएगी। और जो दुम होती है कुत्ते की, वो पानी से घबराती है। तो जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। और ऐसी कोई भी चीज जो पानी से घबराती हो, भागती हो, वो नेचर में नॉन पोलर होती है। तो टेल नेचर में कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। एक और चीज जिसपे बहुत जो है इंपॉर्टेंट है और सवाल पूछा जाता है, अभी लिखने जा रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, कंटेन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये स्टेटमेंट्स के साथ खेला जाता है, खेला। कंटेन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसके साथ क्या खेला जाता है? इसके साथ खेला जाता है खेला।
तो लिपिड लेयर से यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। जो हेड है वो नेचर में पोलर है और हाइड्रोफिलिक है, पानी को प्यार करता है। जो दुम है, जो टेल है, वो पानी से घबराती है, हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलर होती है। और ये पूंछ किसकी बनी होती है? इस पूंछ में होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। या आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स भी दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये आप कहां पढ़ोगे? केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ये जो पूंछ है, जो ये टेल है, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये ध्यान रखना बेटा। कई बार खेला खेला जाता है, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट को डाल दिया जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर ये छोटी सी बात ध्यान नहीं आती और कंफ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड लेयर है, उसकी जो पूंछ है, उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सैचुरेटेड है। ठीक है, क्लियर? तो ये क्वेश्चंस आते हैं और फिर पूछा जाता है कि जो ये टेल है, टेल, इसको ऐसा भगवान ने क्यों बनाया? इसको पानी से घबराने वाला क्यों बनाया? ताकि जो लिपिड लेयर है वो एक्वस एनवायरनमेंट से उसे बचाया जा सके। माने सेल के अंदर भी काफी पानी होता है, साइटोप्लाज्म है क्या? 70% पानी ही तो है। तो जो एक्वस एनवायरनमेंट है, मतलब पानी से भरा हुआ जो एनवायरनमेंट है, उससे लिपिड लेयर को बचाया जा सके, इसीलिए इस टेल को भगवान जी ने कैसा बनाया है? ताकि इसकी जो पहचान है वो एकदम अलग रहे, ये किसी चीज में घुल मिल ना जाए। इसीलिए भगवान ने टेल को कैसा बनाया? हाइड्रोफोबिक बनाया। तो ये जो टेल है, क्योंकि ये नेचर में हाइड्रोफोबिक होती है, इसीलिए प्रोटेक्ट्स the lipid layer from aqueous environment. एक्वस एनवायरनमेंट से बचाती है। ये इसका फंक्शन हो गया। ये एनसीईआरटी की भी लाइंस हैं तो इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट्स द लिपिड लेयर फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। और ये हमेशा अंदर की तरफ होगी। आपने नोटिस किया है, देखो कि पूंछ हमेशा अंदर की तरफ है, ये देखो, क्योंकि ये पानी से घबराती है। इधर की तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है। देखो ध्यान देना, सेल के अंदर की तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में भी 70% पानी है। तो इसीलिए जो हेड है वो साइटोप्लाज्म की तरफ है। और यहां ये सेल के बाहर का माहौल है, यहां भी हेड बाहर की तरफ है। तो हमेशा हेड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, चाहे वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में हो, चाहे वो सेल के बाहर के कांटेक्ट में हो। पूंछ हमेशा अंदर की तरफ होती है। तो पूंछ हमेशा अंदर की तरफ क्यों होती है? क्योंकि वो एक्वस एनवायरनमेंट से डरती है, पानी से डरती है। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स इनर साइड, हमेशा अंदर की तरफ होगी, ये ध्यान रखना। ओके, तो लिपिड लेयर से बेटा यही जो आपकी स्लाइड पे लिखे हैं यही सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब लिपिड लेयर के बाद बात करते हैं कोलेस्टेरॉल की। जो कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसका क्या काम है? इट एक्ट्स एज, एक ही काम है, आप लिख सकते हैं, इट एक्ट्स एज स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करके रखता है, उसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखता है, मतलब उसके स्ट्रक्चर को खराब होने नहीं देता, उसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखता है। लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होता है कोलेस्टेरॉल, उसमें हॉपेनॉइड्स होते हैं। अब क्योंकि इस पे सवाल नहीं आता है तो इसलिए मैं नहीं लिख रही, क्योंकि अगर मैंने बात लिख दी तो काफी सारे बच्चे चैट बॉक्स में चिल्लाने लगेंगे, मैम आप बहुत कुछ एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाते हो, आप हमें भटका रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो इसीलिए मैं नहीं लिख रही। ठीक, तो कोलेस्टेरॉल स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखता है। ओके, क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? चलो, कोलेस्टेरॉल के बाद फिर आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। मैंने अभी आपको बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? जब जो हमारी शुगर होती है, अभी आपको बताया था मैंने,
शुगर जो है हमारी, कौन सी शुगर बताई थी होती है? हेक्सोज शुगर। कौन सी शुगर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? हेक्सोज, 6 कार्बन वाली शुगर। जब ये शुगर प्रोटीन के साथ जुड़ जाए तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कह देते हैं। अभी बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो शुगर है वो प्रोटीन के साथ भी जुड़ी हुई पाई जा सकती है, और जो शुगर है वो लिपिड के साथ भी जुड़ी हुई पाई जा सकती है। तो अगर वो प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई पाई जा रही है तो ग्लाइकोप्रोटीन कहला देती है, और अगर वो लिपिड्स के साथ जुड़ी हुई पाई जा रही है तो उसे हम कह देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये दोनों ही चीजें हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं। ओके, क्लियर बेटा? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में। आ जाओ। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स मैंने तुम्हें अभी कहा, इन्हें और क्या कह सकते हैं हम? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल प्रोटीन्स, या फिर एनसीईआरटी में जैसा लिखा हुआ है पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब ये शब्द आ जाते हैं तो बच्चे फिर कहते हैं कि हमारी मैम ने तो ये शब्दों के बारे में हमें बताया ही नहीं, ये क्या शब्द हैं, हम जानते ही नहीं इनके बारे में। तो एक्सट्रिंसिक कह लो, एक्सटर्नल कह लो, या पेरिफेरल कह लो, एक ही बात है, मतलब जो अंदर धसे हुए नहीं हैं। ओके, चलिए इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को हम कह देते हैं दूसरे शब्दों में इंटरनल प्रोटीन्स, इंटरनल या फिर इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो ये सारे शब्द इंट्रिंसिक प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंटरनल या इंटीग्रल, जो धसे हुए हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर इजी टू एक्सट्रैक्ट, इजी टू एक्सट्रैक्ट। इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग करना बहुत आसान होता है, लेकिन इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। दे आर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। चलिए, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कम होते हैं, 30% होते हैं केवल। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, 70% लगभग। और अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूं, अगर मैं फंक्शन की बात करूं बेटा, तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है? दे एक्ट एज एंजाइम्स। देखो कितनी प्यारी बात है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं और केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। तो वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स ही हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आपको पता ही है, अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूं तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकते हैं, माने कि ये स्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और अगर ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, क्या है बेटा? अगर ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, अभी बताया था, अगर ये दोनों की दोनों परतों में धसे हुए हैं, ऐसा इंट्रिंसिक प्रोटीन जो दोनों परतों में धसा हुआ है। देखो ये दोनों थे ना इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो देखो ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है। फर्क क्या है? ये दोनों परतों में धसा हुआ है और ये सिर्फ बीच वाले हिस्से में है। तो ऐसे वाला इंट्रिंसिक प्रोटीन कभी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं हो सकता। ऐसे वाला इंट्रिंसिक प्रोटीन ही, यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन जो होता है, दोनों के दोनों परतों में जो प्रेजेंट होता है, वही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकता है। ये वाला स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, माने ये वाला जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और
एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। तो ये मेजर क्वेश्चंस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्वेश्चंस से बन जाते हैं। ओके, तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन से इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। ओके बेटा मेरे, क्लियर है? डन डना डन डन, ओ डन डना डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बतानी थी बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। जो पहले के मॉडल आए थे ना, सिंगर निकोलसन से पहले के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल आए थे उसको समझाने के लिए, वो कहते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। माने वो कहते थे कि जो आउटर लिपिड लेयर है और जो इनर लिपिड लेयर है दोनों डिट्टो एक दूसरे के कार्बन कॉपी होती हैं, पर ऐसा नहीं है। जो आउटर लिपिड लेयर है और जो इनर लिपिड लेयर है ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। क्यों? जो इनर लिपिड लेयर होती है उसमें जो कोलेस्टेरॉल होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बाहर वाली में कम होते हैं। जो इनर लेयर होती है उसमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कम होते हैं, आउटर लेयर में एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं। यानी कि जो ये दोनों की दोनों लिपिड लेयर हैं ये बिल्कुल एक जैसी नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे सिंगर निकोलसन मॉडल के हिसाब से, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है या एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो आप बोलोगे एसिमेट्रिकल। क्लियर? एसिमेट्रिकल। पता है आपको लेक्चर डिलीवर करने से पहले हम मल्टीपल जगहों से, मतलब ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं तो हम मेहनत नहीं करते, हम भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं अलग अलग किताबों से, अलग अलग जगहों से। तो जब हम क्वेश्चन, तुम आपके लिए क्वेश्चंस बनाते हैं, ढूंढते हैं, तो उस प्रोसेस में हमें समझ में आता है कि इस वाले चैप्टर से क्या क्या सवाल पूछे हुए हैं या क्या क्या सवाल पूछ सकता है। तो वो टॉपिक हम क्लास में भी ऐड कर देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा कहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, तो फिर बच्चों को बता देते हैं यार। तो सिर्फ आप ही नहीं मेहनत कर रहे बेटा, आपका टीचर भी मेहनत कर रहा है, वो भी बैठ के सवाल सॉल्व करता है। तो सोचो आपको तो मेहनत करनी चाहिए। हमारी तो फैमिली भी है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आपको तो सिर्फ एक ही काम है, आपके माँ बाप किसी को आपको छेड़ते भी नहीं है, खाओ सो पढ़ो। हमें तो और भी बहुत टेंशन होती हैं, फिर भी हम इतनी मेहनत करते हैं, अलग अलग जगहों से सवाल इकट्ठा करना, देखना किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, आ सकते हैं, आते हैं। तो बेटा आप भी करो मेहनत। तो एसिमेट्रिकल नेचर का मतलब क्या है बेटा? दैट द आउटर लिपिड लेयर, the outer lipid layer is not exactly similar to the inner lipid layer, is not exactly similar to the inner lipid layer. ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं। ओके मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई? चलो, और क्या पॉइंट रह जाता है? चलिए अब हमें बात करनी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। आ जाओ बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। पहले आरबीसी की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की। एनसीईआरटी कहती है बेटा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए, समझाने के लिए जो मॉडल हमें दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर निकोलसन मॉडल, वो आरबीसी के ऊपर बेस्ड है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन को पढ़ा गया और उनकी मेम्ब्रेन को पढ़कर एक जो है एक मॉडल पास किया गया, दैट वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो इसी रेड ब्लड सेल के बेसिस पर कौन सा मॉडल दिया गया था? इसी रेड ब्लड सेल के बेसिस पर दिया गया था
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेटा, ये इस पे क्या सवाल आता है? इस पे सवाल ये आता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन जो होती है, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कितना परसेंट लिपिड है और कितना परसेंट प्रोटीन है, सवाल बहुत आता है। तो रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें ध्यान आपको देना है बेटा, जो प्रोटीन होते हैं, और इसमें इस वाले क्वेश्चन को बच्चा सबसे ज्यादा इग्नोर करता है, सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक इसमें होती है इस क्वेश्चन में, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में होता है। 52%, 40%। जब नीट में सवाल सॉल्व करता है ना बच्चा, तो हबड़ तबड़ में ये स्टेटमेंट उल्टी लिखी रहती है, लिखा रहता है लिपिड 52% है, प्रोटीन 40% है, और क्वेश्चन गलत हो जाता है, सिली मिस्टेक हो जाती है, या फिर याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है आपको। इस पे सवाल आ चुका है नीट में और आने की संभावना हमेशा रहती है। तो रेड ब्लड सेल्स पर ही बेस्ड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ध्यान रखना है प्रोटीन पांच पांच पांच, ध्यान रखना, प से प्रोटीन, प से पांच, पांच यानी कि 52%, और लिपिड कितने हैं? 40%। ध्यान रखना, इसमें उल्टा नहीं करने देना, बिल्कुल ध्यान रखना, 52% और 40%, इस पे सवाल आता है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। तो जब रेड ब्लड, और अभी मैंने आपको बताया कि जो लिपिड और प्रोटीन का जो कंटेंट है वो सारे सेल्स में एक जैसा नहीं होता है। क्या पता किसी सेल में प्रोटीन जो है 38% है और बाकी के बचे लिपिड्स हैं। तो जितने भी लिविंग सेल्स धरती पर हैं उनमें लिपिड और प्रोटीन का जो कंटेंट है वो अलग अलग होता है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, दैट द कंटेंट ऑफ लिपिड्स and proteins in plasma membrane is variable. In plasma membrane is variable in different cells. Is variable in different cells. ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान रखनी है। अलग अलग सेल्स में लिपिड और प्रोटीन का कंटेंट अलग अलग होता है। इस लाइन के साथ भी खेला खेल सकता है, वो करेक्ट इनकरेक्ट में आपसे बोल सकता है कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं सब में लिपिड और प्रोटीन की मात्रा एक जैसी होती है, तो आप बोलोगे नहीं, सब में अलग अलग होती है। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए पढ़ेंगे। कुछ बच्चे लिख रहे हैं मैम टाइम इज अप, मैम छुट्टी कर दो। नहीं बेटा, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा के छुट्टी करूंगी, आपको जाना है आप चले जाओ। मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म करूंगी आज, 5 मिनट का और टाइम लूंगी, क्योंकि कल की क्लास से, मतलब परसों की क्लास जो होगी, कल तो शायद सुजीत सर क्लास लेंगे, तो हमारी जो थर्सडे की क्लास रहेगी उसमें मुझे स्टार्ट करना है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। हम ऑलरेडी प्लानर से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, मैं इसलिए थोड़ा पेस मेंटेन कर रही हूँ अभी कि जो नए बच्चे आएंगे उनका लॉस ना हो, आपके साथ कनेक्टिविटी बन जाए, एक पेस मेंटेन हो जाए। अब धीरे धीरे आगे आगे हम स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे ताकि आप आदत हो जाए आपको। इतनी स्पीड से तो थोड़ा दिक्कत होगी बेटा, ठीक है? तो मैं तो पढ़ाऊंगी, जिन बच्चों को जाना है, भूख लगी है, नींद आ रही है, वो लेक्चर को रोको, यहीं पे जाओ, खाना खाओ, आधा घंटा सो जाओ और फिर आके पढ़ लो, ठीक है? मैं अब देखती हूँ कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो मस्त क्लास लेते हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं, जैसे एमआर सर हैं। एमआर सर इतने इतने घंटे की क्लास लेते हैं, बैच में भी, अपने यकीन बैच में भी इतनी इतनी देर की क्लास लेते हैं, बच्चे मस्त होके पढ़ते हैं, और हमें आप पढ़ाने नहीं देते, तो ये गलत बात है। हम भी पढ़ाएंगे, तो हम भी पढ़ाएंगे बेटा। जिनको नहीं पढ़ना है वो जा सकते हो, जो थक गए हैं। मैं ये नहीं कह रही आप भगवान हो, आप थक गए होंगे, सुबह से पढ़ रहे हो, तो आप जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर यहीं से लेक्चर को ऑन करके दोबारा देख लेना, ठीक है? चलो मैं तो पढ़ाऊंगी बेटा, आ जाओ, 10 मिनट और पढ़ाऊंगी, जिनको जाना है जा सकते हैं।
तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं, आ जाइए। अब चार्ट में किसी भी चीज से मैं खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दूंगी। मैं जो लेक्चर में सोच के आई हूँ वो करके जाऊंगी। मुझे इतना खत्म करना है, मुझे बच्चों को ये कंटेंट देना है, ये पढ़ाना है, ये मैं करके जाऊंगी। चैट में किसी भी चीज से डिमोटिवेट नहीं होंगी, ठीक है। वो कुछ ही बच्चे होते हैं, सिर्फ मेरे ख्याल से 3 से 4% बच्चे होते हैं जो डिमोटिवेटिंग चीजें चैट में लिखते हैं, और उनकी वजह से 98% 95% बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो वो गलत है, वो हमें नहीं करना चाहिए, हम टीचर्स को नहीं करना चाहिए। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया, आ जाओ देखते हैं। ये कोई ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर थोड़ी ना है बेटा, आप समझो इस बात को। ये ऑफलाइन लेक्चर थोड़ी ना है कि मैडम ने जो एक बार बात बोल दी वो हमें कैसे पता चलेगी। ये लेक्चर तो आपका पूरे साल आपके उसमें रहेगा, ऐप में, जब आपका मन करे आप खोल के देख सकते हो। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? बाय सिंगर एंड निकोलसन। बाय सिंगर एंड निकोलसन, राइट। तो आ जाओ देखते हैं बेटा, आ जाओ देखते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्यों इसका नाम ऐसा रखा गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? पहले जो मॉडल्स आए थे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए, वो क्या मानते थे? वो ये मानते थे, हाँ बेटा, तो पहले जो मॉडल्स होते थे बेटा वो कहते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और प्रोटीन्स बिल्कुल अलग परत में प्रेजेंट होते हैं। पर ऐसा तो नहीं। अभी देखो हमने क्या देखा, अभी देखो हमने क्या देखा, ये देखा। क्या आपको इसमें ऐसा कहीं दिख रहा है कि लिपिड एकदम अलग परत में है और जो प्रोटीन्स हैं वो एकदम अलग परत में है? नहीं, प्रोटीन लिपिड के साथ ही प्रेजेंट है, यानी कि उनका मिश्रण है, वो एक साथ प्रेजेंट है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हो, लिपिड्स और प्रोटीन्स अलग अलग परतों में प्रेजेंट नहीं है, वो तो एक साथ प्रेजेंट है, उनका मिश्रण है। ऐसे समझो जैसे लिपिड्स समुद्र है और उसमें बर्फ के टुकड़े हैं, प्रोटीन्स जो एक साथ प्रेजेंट हैं। मोज़ेक का मतलब क्या होता है? मोज़ेक का मतलब होता है मिक्सचर, मिश्रण। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का मोज़ेक है, मिश्रण है, और लिपिड और प्रोटीन एक साथ प्रेजेंट है, वो अलग अलग परतों में अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी चीज, फ्लूइड, इस फ्लूइड का मतलब क्या है? इस फ्लूइड का मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज हाईली फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर पानी जैसा होता है, फ्लूइड जैसा होता है, वो एकदम फ्लेक्सिबल होती है और इसीलिए वो ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, डिवीजन में मदद करती है, ग्रोथ में मदद करती है, तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। तो फ्लूइड मोज़ेक का मतलब क्या हुआ? फ्लूइड का मतलब हुआ दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। और मोज़ेक का मतलब क्या हुआ? मोज़ेक का मतलब हुआ दैट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट टुगेदर। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स वो दोनों अलग अलग परतों में नहीं है, एक साथ में है, मिश्रण है उनका, आर प्रेजेंट टुगेदर फॉर्मिंग अ मिक्सचर। फिर एक और लाइन है एनसीईआरटी की बड़ी प्यारी, क्या कहती है? दैट लिपिड लेयर, जो लिपिड लेयर है वो किसकी तरह होती है? लिपिड लेयर इज लाइक, या ऐसे नहीं, लिपिड लेयर नहीं, ऐसे लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे लिखते हैं एनसीईआरटी की लाइन को। और ये स्टेटमेंट आ जाती है सवालों में बेटा, बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट सवालों में आ जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ sea of, is a sea of phospholipids in which
in which icebergs of proteins are floating. Are floating. ओके क्या मतलब हुआ इस लाइन का, जो इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, सवालों में भी आ जाती है और इतनी फिलोसॉफिकल तरीके से कही गई है। मतलब ये मॉडल कहता है ऐसे समझो एक बहुत गहरा समुद्र है और वो समुद्र में फॉस्फोलिपिड्स हैं और उस समुद्र में कुछ टुकड़े बह रहे हैं और वो जो टुकड़े हैं वो प्रोटीन्स के हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे समझो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का एक समुद्र है जिसमें प्रोटीन्स के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, बह रहे हैं। तो ये लाइन आ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is a sea of phospholipids in which icebergs of proteins are floating. Right? Clear बेटा? टेस्ट के लिए टॉपिक क्या है? टेस्ट के लिए टॉपिक है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल तक आएगा पूरा, वो पढ़ लेना। ठीक है, दिस इज फिलॉसफी ऑफ साइंस। यस, अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है विच इज प्रिटी इंपॉर्टेंट, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आ जाइए बताते हैं, फिर इसके बारे में मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगी, फिर फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कल बता दूंगी। चलो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह जाएंगे, वो कल बता दूंगी। 2 मिनट और रुक जाओ। चलिए तो देख बेटा क्या है, क्या लाइन है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो तो सवाल में मिले ना ऐसा हो नहीं सकता। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो क्या लिखूंगी। जो मेरी बेटी है ना मिश्री, वो स्कूल से आ जाती है 12:30 बजे, तो फिर वो क्लास की वेट करती है मैं कब क्लास लूंगी। तो वो यहाँ पे मेरे रूम में एक टेबल है, उस टेबल के नीचे बैठ जाती है और मुझे पढ़ाते हुए देखती रहती है पूरे टाइम। बस चुपचाप ऐसे बैठ के मुझे देखती रहती है। मैं पूछती बेटा आप यहाँ क्यों बैठते हो, आपको क्या मजा आता है? अच्छा लगता है मम्मी, मुझे मजा आता है देखने में। तो इसे थोड़ी थोड़ी बॉटनी याद हो गई है। मैं इससे पूछती हूँ ना तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो दही जमाता है, तो उसको पता है लैक्टोबैसिलस। चलो सोचो वो कितनी शांति से, मतलब मैं सोचती हूँ मेरी बच्ची जो 4 साल की भी नहीं हुई अभी, वो ऐसे बैठ के मुझे इस प्यार से सुनती जा रही है। तो मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ शायद जो अच्छे और सीरियस बच्चे वो भी मुझे ऐसे ही सुन रहे होंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। पर कुछ बच्चे चैट में एकदम ऐसे कर देते हैं, मैम भागो प्लीज जाओ। चलो मिलोगे? अच्छा ठीक। बहुत ही क्यूट है ये, बहुत ही। बोलते मम्मा मुझे बस आपकी क्लास में आना है, मुझे देखना है, आजा। चुपचाप बैठी रहती है, एकदम कुछ नहीं बोलती। मेरे से ज्यादा क्लास के लिए ये एक्साइटेड रहती है। आप क्यों बैठे रहते हो मिश्री यहाँ पे मेज के नीचे? क्योंकि मजा आता है। मजा क्यों आता है आपको? मजा आता है। क्यों? मजा कोई रीजन तो होगा। आता है मजा। मजा आता है। तो सारे बच्चों से बोलो आप भी मजा लो पढ़ाई में। अभी मजा लो पढ़ाई में। मजा आना चाहिए, हाँ। है ना? लाइफ में जो काम करो उसमें क्या आना चाहिए? मजा, है ना? हाँ। बिना मजे के तो सब बेकार है, हाँ। है ना? चल भाग जा, बैठ जा वहीं पे जाके। ओ चलो 2 मिनट और दे दो बेटा, फिर भाग जाना। तो देखो जो इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है? द क्वोसी फ्लूइड नेचर, द क्वोसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स बहुत ही प्यारी लाइन है, अभी समझाऊंगी इसको। इस पे सवाल ना मिले हो ही नहीं सकता। द क्वोसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स enables
द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, the lateral movement of proteins which provides flexibility to plasma membrane, which provides fluidity to plasma membrane, which provides fluidity to प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मतलब है मैम इस लाइन का जो आपने इंपॉर्टेंट लिख दिया और इतनी इंपॉर्टेंट है? सुनो, जो लिपिड्स होते हैं ना बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो मूव करते रहते हैं। कैसे? ध्यान से देखना, ऐसे। ये कैसा मूवमेंट होता है? रोटेशनल मूवमेंट, मतलब अपने ही एक्सिस पर इस तरह से लिपिड्स घूमते रहते हैं, रोटेशनल मूवमेंट दिखाते रहते हैं। दूसरा मूवमेंट कैसा दिखाते हैं लिपिड्स? ऐसा। ये कैसा मूवमेंट है? लेटरल मूवमेंट है। लेटरल मूवमेंट मतलब साइड वाइज मूवमेंट। और तीसरा मूवमेंट फ्लिप फ्लॉप, सर नीचे टांगे ऊपर, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, मतलब इनर लेयर ऊपर चली गई, आउटर लेयर अंदर की तरफ आ गई, ऐसे। तो लिपिड्स जो हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो लिपिड्स होते हैं वो तीन तरह के मूवमेंट दिखाते हैं: रोटेशनल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट, लेटरल मतलब साइड बाय साइड, लेटरल मूवमेंट, और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तीन तरह के मूवमेंट दिखाते हैं लिपिड्स। तो उनके अंदर जो प्रोटीन धसे हुए हैं वो भी ऐसा मूवमेंट दिखाने लगते हैं, ऐसा। तो देखो लाइन कितनी सुंदर है। द क्वॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, मतलब जो लिपिड का नेचर है वो ऐसे समझो जैसे पानी जैसा है। क्योंकि जो लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बस वो यूं नहीं कि जहां बैठे हैं आलस खा के, नहीं, वो घूमते रहते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। यानी कि जो लिपिड्स हैं उनका नेचर कैसा है? फ्लूइड जैसा है, वो कोई ना कोई मूवमेंट दिखाते रहते हैं, जिसकी वजह से लिपिड के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो भी मूवमेंट दिखाते रहते हैं। और इसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे फ्लूइडिटी मिलती है। माने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर फ्लूइड जैसा होता है, पानी जैसा, बहने जैसा, फ्लेक्सिबल नेचर होता है। इसीलिए इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, राइट। तो द क्वॉसी, लाइन समझ में आई? द क्वॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का जो फ्लूइड जैसा नेचर है, माने वो एक जगह टिकते नहीं है, कोई ना कोई मूवमेंट दिखाते रहते हैं। तो जो फ्लूइड जैसा नेचर है लिपिड्स का, उनकी वजह से उनके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो भी कैसा मूवमेंट दिखाने लगते हैं? लेटरल मूवमेंट दिखाने लगते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी मिलती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, सख्त नहीं होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए अब बात आती है मूवमेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया 3 मूवमेंट्स हैं: रोटेशनल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। 3 तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन लिपिड्स, और इधर हम लिखेंगे प्रोटीन्स। तो बेटा जो रोटेशनल मूवमेंट होता है, जो लिपिड होते हैं वो तीनों तरह का मूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं दिखाते, और रोटेशनल मूवमेंट भी बहुत कम दिखाते हैं। तो प्रोटीन जो है वो मोस्टली कैसा मूवमेंट दिखाते हैं? लेटरल मूवमेंट। तो ये ध्यान रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो भी अधिकतर कैसा मूवमेंट दिखाते हैं? लेटरल मूवमेंट दिखाते हैं। और जो प्रोटीन्स हैं वो भी अधिकतर लेटरल मूवमेंट दिखाते हैं। ऐसा था लेटरल मूवमेंट, ठीक है। प्रोटीन कभी भी ध्यान रखना, प्रोटीन्स जो होते हैं
वो कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं दिखाते। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट केवल लिपिड दिखा सकता है, प्रोटीन नहीं, और लिपिड भी रेयरली दिखाता है। लिपिड्स भी रेयरली दिखाते हैं। मतलब लिपिड्स भी ऐसा हो गया 4 महीने 5 महीने में एक बार लिपिड ने फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखा दिया तो दिखा दिया, नहीं तो नहीं। रोटेशनल मूवमेंट भी कभी कभी। सबसे ज्यादा कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? लेटरल। तो लिपिड्स भी सबसे ज्यादा लेटरल मूवमेंट दिखाते हैं और प्रोटीन भी सबसे ज्यादा लेटरल मूवमेंट दिखाते हैं। लेकिन लिपिड ये तीनों तरह का मूवमेंट दिखा सकता है, पर ध्यान रखना प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं दिखाता। ठीक है बेटा? ओके बाबूजी, चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं फंक्शंस भी आज ही बता दो मैम। बेटा अगर आप बताने दो तो मैं बता दूं फंक्शंस आज ही, बता दूं क्या? पर कुछ बच्चे बहुत फिर गुस्सा हो जाते हैं बेटा, फिर बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, रहने दो, अगली क्लास में बता दूंगी जो फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फिर बच्चे बोलते हैं कि मैम हम तो थक जाते हैं ना, आप ये सोचते नहीं हो, आप बहुत क्रूअल हो। चलो, काफी सारे बच्चे मुझे फिर क्रूअल कहने लगते हैं, और ठीक है, सही भी है बेटा, सुबह से पढ़ रहे हो, कोई नहीं। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन सिर्फ रह गए हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एनसीईआरटी रीडिंग रह गई है, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे फटाफट से। फिर हम स्टार्ट करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगली क्लास के लिए रेडी रहना, ओके? सारा काम करके आना। बता दो मैम, बता दो मैम, बता दो मैम, बता दो मैम, मैम बता दो प्लीज, बता दूं? बोलो। चलो, होमवर्क है तुम्हारे लिए, फंक्शंस पढ़ के आना, एनसीईआरटी से फंक्शंस को रीड करके आना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मुझे कम से कम 15-20 मिनट और लग जाएंगे। तो फंक्शंस ऐसा करना, रीड करके आना एनसीईआरटी से, मैं अगली क्लास में बताऊंगी फंक्शंस, ठीक है? और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर प्रॉमिस करके जाओ कि अगर कोई भी बैकलॉग है तो उसे निपटा लोगे, आज का होमवर्क करके लाओगे, डीपीपी करके लाओगे, प्लस होमवर्क जो मैं अभी इस नोट्स के साथ दूंगी। तो जो बच्चों को पता ही नहीं है होमवर्क कहां देती है मैडम, नोट्स के साथ मिलेगा, राइट? और एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना लेना सेल वॉल वाले, ठीक है? चलो, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली क्लास में विद न्यू एनर्जी, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टाटा।